नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल अतुल्स डायरी की अगली कड़ी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं पिरामिड देखने गया और मिस्टर मैगदी ने मुझे मुख्य रास्ते के बजाय अपनी उस खटारा गाड़ी को पिरामिड के पीछे पहाड़ी के नीचे ले जाके खड़ा कर दिया, जहां हैंडीक्राफ्ट बेचने वालों की दुकानें थी। मुझको लगा वही रास्ता है, तो मैं पहले ऊंट पर बैठा, फिर गर्दभ राज के निकट के वंशज, जिसको वो लोग घोड़ा भी कह रहे थे, उस पर बैठकर ऊपर पिरामिड देखने गया। निसंदेह पिरामिड जो है वो इस पृथ्वी पर मानव की अद्भुत कृति है। उसे अगर विश्व के 7 आश्चर्यों में, सार्वकालिक 7 आश्चर्यों में एक कहा जाता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं पिरामिड देख के लौटा, मेरा घोड़े वाला नहीं मिला, दूसरा घोड़े वाला किया, तब तक पहला आ गया और ये झगड़ने लगे। स्फिंक्स देखते हुए हम नीचे आए, और जब नीचे आए तो मिस्टर मैगदी और उस दुकानदार ने फरमान सुना दिया था कि मुझे गलती मेरी है, मुझे दोनों घोड़े वालों को पैसे देने होंगे। बहरहाल इसके पहले जब मैं स्फिंक्स पर रुका तो स्फिंक्स एक इतनी बड़ी, लगभग 60 फीट की लंबाई में बैठी हुई और उससे कई गुना बड़ी, ऊंची एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जिसका शरीर शेर का और चेहरा मनुष्य का है। कहते तो ये भी हैं, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है लोगों से, कहते तो ये भी हैं कि पिरामिड की रक्षा के लिए वो मूर्ति बनाई गई थी, जो कि पिरामिड सम्राट या फराओ खुफू ने बनाए थे उनके पुत्र खाफरे द्वारा। और कहते ये भी है कि स्फिंक्स के चेहरे की आकृति उन्हीं खाफरे से मिलती हुई है। शक्ति ने हमेशा मनुष्य को आकर्षित किया है, चाहे वो शेर के शरीर में खाफरे का चेहरा हो या हमारी पौराणिक अवधारणाओं में नरसिंह भगवान का स्वरूप। यदि हम शक्ति की बात करें तो ये भी ध्यान कर लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है तो सम्राट अशोक के काल का, लेकिन वो है सिंह के चेहरों का। मैं ये भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग थी जो मैंने देखी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट अपने घोड़े पे खड़ा हुआ इन्हीं गीजा के पिरामिडों के सामने और आगे विजयी भाव से देख रहा है, जैसे कि वो इसके आगे पूरब की ओर चल के भारत तक जीतेगा, जो उसका प्लान था। किंतु कई कारणों से उसे लौटना पड़ा। यहां मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो मिस्र का समय है, तो यहीं पे एक किस्सा याद आता है कि मिस्र में राजा टोलेमी हुआ है। वो टोलेमी जो था, उसके समय के भारत के संबंध थे। यहां इजिप्ट से जो संबंध थे, इसकी चर्चा हमारे सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी है। प्लिनी जो एक इतिहासकार हुआ है, उसने ये भी लिखा है कि जो टोलेमी था उसने अपना एक राजदूत भारत के मौर्य सम्राट अर्थात अशोक के दरबार में भेजा था। इसी टोलेमी से संबंधित एक चर्चा और भी है कि जूलियस सीजर वाले सीजर के रोमन साम्राज्य का एक वीर था पोम्पेई। उसको सीजर पसंद नहीं करता था, किंतु टोलेमी ने पोम्पेई को मार दिया तो सीजर को लगा कि ये तो किसी ने रोमन साम्राज्य को चुनौती दे दी। उसने इजिप्ट पर हमला किया और टोलेमी को मार गिराया। चर्चा इसलिए और कर रहा हूं कि जो मिस्र की प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा हुई है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिन्होंने महारानी क्लियोपेट्रा का, उनकी सुंदरता का बखान नहीं सुना होगा। टोलेमी को मारकर सीजर ने इन्हीं क्लियोपेट्रा को इजिप्ट की रानी बनाया। बहरहाल ये किस्से हैं, इस तरह के बहुत से किस्से हैं
जिसमें मालूम पड़ता है कि इजिप्ट और भारत के प्राचीन काल के संबंध थे। यह भी माना जाता है कि जो लोथल में सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में जो टेराकोटा की ममी मिली है वो भी इजिप्ट से संबंधित या यहां एक दूसरे से प्रभावित बताई जाती है। खैर, अब यहां किस्सा ये था कि ये मिस्टर मैगदी और वो दुकानदार अपने इजिप्ट के दोनों घोड़े वालों के पक्ष में खड़े थे और मैं ये सोच रहा था कि पर्यटकों को कितना परेशान किया जाता है, इससे उन देशों की बदनामी होती है। लेकिन ये भारतीय पर्यटक हार मानने वाला नहीं था। मैंने मिस्टर मैगदी से कहा कि घोड़े वाले मूड खराब कर रहे हैं, नहीं तो मेरा मन हैंडीक्राफ्ट के बहुत सामान खरीदने का था, बड़े अच्छे सामान लग रहे हैं, मेरा ये कहना था। और मिस्टर मैगदी और उस दुकानदार की भाव भंगिमा बदल गई। उन्होंने मुझसे कहा आप अंदर आके सामान छांटिए और मैं इनको निपटाता हूं। मैं अंदर आके दुकान में सामान देखने लगा। मिस्टर मैगदी जो थे वो 2 मिनट में आ गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। मिस्टर मैगदी ने कहा कि दोनों को मैंने कर दिया, दोनों गलत बात कर रहे थे। और दुकानदार ने भी उनकी हां में हां मिलाई। याद रखिए वही मैगदी साहब वो दुकानदार थे जो अभी उनको सही बता रहे थे। लेकिन भारतीय लोगों के पास भी कुछ ना कुछ तो हुनर है जो दुनिया उन्हें पहचानती है। मैं मंद मंद मुस्कुराता रहा और वहां सामान छांटता रहा, पसंद करके इकट्ठा करता रहा। काफी चीजें मैंने छांट ली तो मिस्टर मैगदी से मैंने कहा कि भाई ये सामान मुझे पसंद है। दुकानदार ने कहा आप पैक कर दूं। मैंने कहा आप पैक कर दीजिए। और फिर मैं अपनी जेब पर हाथ दे गया और मिस्टर मैगदी से मैंने कहा कि अरे भाई जिस सामान जितने का है ये तो पैसे होटल में रह गए। होटल भी गीजा शहर में ही था, जैसा मैंने आपसे बताया, पिरामिड से बहुत दूर नहीं था। तो मिस्टर मैगदी ने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा होटल चल के पैसे ले आते हैं तब सामान उठा लेंगे। कहा ठीक है। हम लोग होटल गए। जैसे ही होटल पहुंचे मिस्टर मैगदी को मैंने लॉबी में बैठाया और मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूं। मैं कमरे में गया और कुंडी लगा के बिस्तर पर लेट गया। 5-10 मिनट में मिस्टर मैगदी का फोन आया कमरे में। मैंने कहा मिस्टर मैगदी मेरे तबीयत खराब हो गई है, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो गई है, अभी तो मैं उठ भी नहीं सकता। उन्होंने थोड़े रुआंसे स्वर में कहा तो अब क्या किया जाए। मैंने कहा मुझे बहुत सामान पसंद था और कल अपन चल के ले लेंगे। अमूमन मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन यहां पर मरता क्या करता की स्थिति थी। तो मिस्टर मैगदी ने कहा कल कितने बजे। मैंने कहा आप 10 बजे आ जाना। मिस्टर मैगदी चले गए। आधे घंटे बाद जब मैं सुनिश्चित हो गया कि ये चले गए होंगे तो मैं तुरंत नीचे रिसेप्शन पर गया। मैंने वहां पर काउंटर पर सुबह के लिए एक टैक्सी बुक कराई और उससे बातचीत की तो ये मालूम पड़ा कि मिस्टर मैगदी, मैंने कहा भाई ऐसी गाड़ी मत लाना खटारा जैसी आज की थी। तो काउंटर वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब ये तो प्राइवेट गाड़ी थी। तब मेरी समझ में आया कि मिस्टर मैगदी अपने किसी परिचित को पकड़ लाए थे और टैक्सी कह के वो मुझे घुमाते गए। बहरहाल अगले दिन उस रात में सोया और सुबह पहले हुई कि मैं पहले उठा ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सुबह उठ के और 7:30 बजे तक मैं उस टैक्सी में बैठ चुका था। टैक्सी वाला बड़ा तहजीब का था, बहुत शालीन था, गाड़ी बहुत अच्छी थी और टैक्सी वाला अंग्रेजी भी जानता था तो भाषा की भी समस्या नहीं थी। नहीं तो इजिप्ट में भाषा की मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। टैक्सी वाले ने कहा आप कहां चलना चाहेंगे। मैंने कहा भाई सबसे पहले मुझको इजिप्ट एयर के ऑफिस ले चलो। हम लोग गए। इजिप्ट एयर का ऑफिस खुलते ही मैंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन करा के और अगले दिन का लंदन की बुकिंग कंफर्म कराई। हालांकि अगर ये टैक्सी वाला पहले मिल गया होता तो शायद मैं इजिप्ट छोड़ के तुरंत भागने की हड़बड़ नहीं करता, क्योंकि देश वो बहुत खूबसूरत, लोग भी अच्छे, लेकिन मेरे पल्ले कुछ ऐसे लोग पड़ गए थे जिससे मैं परेशान हो गया था।
टैक्सी वाले ने कहा अब आप सर कहाँ चलना चाहेंगे? मैंने कहा भाई मुझे कुछ अच्छी जगह घूमनी है, देखनी है। उसने कहा सर फयूम चल सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया चल सकते हैं या सुएज चल सकते हैं। फयूम में गुलाब की खेती होती थी और ऐसा भी मानना है कि जो परफ्यूम शब्द है वो शायद फयूम से जुड़ा हुआ हो, यद्यपि मैं इसको पक्का नहीं कह सकता। अलेक्जेंड्रिया तो बंदरगाह रहा है, सिकंदरिया भी कहते हैं, किंतु मेरी इच्छा जो थी, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे सुएज नहर ने बहुत आकर्षित किया था, तो मेरी इच्छा सुएज जाने की थी और हम चल पड़े। 150 किलोमीटर काहिरा से सुएज 2.5 घंटे की रास्ता थी। 1991 में जब मैं बाई रोड गया तो निश्चित तौर पर वहां के हाईवेज हमारे उस समय के भारत के हाईवेज से बेहतर थे। 2.5 घंटे टैक्सी ड्राइवर मुझे तमाम बातें बताता रहा। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि इजिप्ट में एक जमाने में जो नाटे कद के लोग होते थे उनका बड़ा महत्व होता था और उनको बड़ी सम्मान की निगाह से देखा जाता था। उन्हें महत्वपूर्ण पैसे वाले कामों में, जैसे आभूषण के, सुनार के, यहाँ इस तरह के कामों में लगाया जाता था। और इसके पीछे एक धारणा ये भी थी, यदि वो कुछ गड़बड़ करके भागेंगे तो अपने छोटे कद, विचित्र कद काठी की वजह से तुरंत पकड़े जाएंगे। ऐसे ही बातें होती रही। उसने ये भी बताया कि इजिप्ट के लोग एक पुंट नाम के स्थान से एशिया से आए थे, जो वर्तमान में मालाबार क्षेत्र केरल का है, वहां कहीं था। और इसीलिए इन इजिप्ट के लोगों के फीचर्स एशियाई लोगों से मिलते हैं, जबकि उनके बाल और आंखों में अफ्रीका का पुट आ चुका है। सब मानव विज्ञान के विषय हैं, इतिहास के भी हैं, एंथ्रोपोलॉजी के भी हैं। मैं सोचता जा रहा था और ड्राइवर मुझे बता रहा था कि इजिप्ट की एक रानी हतशेपुत हुई है, उसके 5 जहाज केरल से मसालों के भर के आने का भी किस्सा है। यानी इजिप्ट और भारत का व्यापार बहुत पुराना था। 2.5 घंटे इन बातों में कब बीत गए पता नहीं चला और उसने गाड़ी खड़ी कर दी तो सामने अगाध जल राशि का सागर जैसा था, वो थी सुएज नहर और किनारे रेलिंग लगी हुई थी। मैं गाड़ी से उतर के उस रेलिंग पर खड़ा हो गया और थोड़ी देर तो बिल्कुल जिसको कहते हैं अपलक निहारता चला गया उस सुएज नहर को। मैं सोच रहा था कि ये जो सुएज नहर है, इसके पहले, बनने के पहले कैसे दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने से होके एशिया से यूरोप जहाज जाते थे। सुएज नहर बनने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। उसके पहले हिंद महासागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ के ही की जा सकती थी। नेपोलियन ने एक बार प्रयास किया था, किंतु उनके वैज्ञानिकों या इंजीनियरों ने बताया कि भूमध्य सागर और लाल सागर में 30 फीट का तल में फर्क है। अगर ऐसा किया गया तो नील नदी क्षेत्र में तबाही आ जाएगी। नेपोलियन ने यह विचार त्याग दिया, लेकिन बाद में चल के फ्रांस के ही एक इंजीनियर, जिनका नाम फर्डिनेंड डी लेसेप्स था, उन्होंने सुएज नहर 15 साल के समय में बनाई और इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1869 को हुआ। बाद में चल के 26 जुलाई 1956 को इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब इजिप्ट और इजराइल में तनाव हुआ, युद्ध हुआ, तो 67 से लेके 1975 तक ये नहर 8 साल बंद रही और 15 जहाज पूरे सामान सट्टे के साथ इस नहर में फंसे रहे। आगे का किस्सा ये भी है कि जहां मैं खड़ा हुआ था वो अफ्रीका का आखिरी कोना था, अगर पूरब की तरफ देखें, और सामने जो दिख रहा था सिनाई का क्षेत्र, वो एशिया का पश्चिम का आखिरी कोना था। मतलब मैं अफ्रीका में खड़ा होके एशिया को निहार रहा था। कुछ ड्राइवर ने बताया, कुछ मेरे इतिहास ने मुझे याद दिलाया, इतिहास की पढ़ाई ने, कि कैसे सिनाई क्षेत्र में इजिप्ट की सेनाएं घुस गई थी।
इनका 1973 में जो इजिप्ट इजराइल वॉर हुआ, ये सेनाएं घुस गई और फिर वापस इजराइल की सेनाएं इधर सुएज नदी को पार करके चली आई हैं, सुएज नहर को पार करके। और मैं सोच रहा था, कुछ ड्राइवर से बात कर रहा था और मुझे लगा कि जैसे टैंक चले आ रहे हैं, एकदम से कल्पना लोक में पहुंच गया। लगा टैंक चले आ रहे हैं, गोले बरस रहे हैं, बमों की आवाजें हो रही हैं और कोहराम मचा हुआ है। तभी ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आप क्या सोचने लगे? तो एकदम शांति थी, सामने सुएज का जल था, बहुत सुंदर जगह, बहुत अच्छी जगह। अगर कोई इजिप्ट घूमने जाए तो उनको सुएज भी देखने जाना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से भी संबंधित जगह है, इतिहास से जुड़ी हुई भी है और मानव की इंजीनियरिंग का एक और नायाब नमूना है। सुएज देखकर हम लोग लौट चले थे। जब हम लोग लौट रहे थे तो उसी मुझे इजिप्ट के ड्राइवर ने, जो टैक्सी का ड्राइवर था, उसने मुझको ये बताया कि ये जो सुएज शहर है ये काफी प्राचीन है, इसका नाम बदल के बाद में सुएज हुआ और ये बस्ती बस्ती चली गई। और यहां पर जब युद्ध काल के बाद दोबारा हुआ है समय ठीक, तो काफी लोगों का व्यापार कारोबार भी पनपा है। ये इजिप्ट की गवर्नेट्स जो वहां पे बटा हुआ सिस्टम है उसमें से एक है और काफी इजिप्ट में प्रमुख जगहों में है। यही सब बातें करते हुए और एक बहुत अच्छा अनुभव लेके शाम हो चुकी थी, मैं अपने होटल सियाग पिरामिड लौटा। उसकी लॉबी में मैं जैसे ही घुसता हूं तो रोती सूरत बनाए हुए हंसने की कोशिश करते हुए मिस्टर मैगदी सामने नमूदार हो गए और मुझ पर लगभग चिल्लाते हुए बोले कि मिस्टर अतुल, आप मुझे छोड़ के कहां चले गए थे? मैं कहा, मैगदी साहब, मेरा मन है मैं वहां चला गया था, आपसे क्या मतलब है? बोले, नहीं, अगर आपने कोई बिजनेस किया होगा तो उसमें मेरा कमीशन बनता है। मैं कहा, नहीं, कोई बिजनेस नहीं किया। बोले, तो मैं आपका गाइड भी हूं, मैं आप इजिप्ट में, आप मेरी जिम्मेवारी है। खैर, मैं तो मन में सोच ही रहा था कि अब मुझे कल जाना है, तो इनकी बातों का क्या। फिर वो अपने साथ कुछ सामान लाए थे जिसमें एलाबस्टर के कुछ पीसेस थे, आर्टिफैक्ट्स थे, पेपिरस के कुछ और नमूने थे। मैंने उनसे कुछ खरीदा, कुछ देर उनसे बात की, उनको चाय पिलाई और बातचीत करके अगले दिन के लिए जब विदा ली तो मिस्टर मैगदी ने कहा, कल मैं कितने बजे आऊं? मैंने मैगदी साहब से कहा, आप 10 बजे आ जाइएगा। तो वो बोले कि आप आज की तरह मत करिएगा। मैं कहा, नहीं, अब आज मैं चला गया, कल आपके साथ व्यापार के लिए घूमेंगे। जब मैगदी साहब चले गए तो मैं सोचने लगा कि कैसे लोग हैं, इनको अपने जीविकोपार्जन के लिए ये काम करना पड़ता है, अवश्य करें, किंतु किसी भी देश में वहां के ऐसे लोग ये ध्यान रखें कि हमारे किसी काम से पर्यटक एक बुरी अंदर से भावना लेके नहीं जाए, दुखी होके न जाए, परेशान होके नहीं जाए, उसका मजा चला जाता है। और जब वो आपके देश की अच्छाई की तारीफ करता है तो ये बुरा अनुभव भी बताता है। बहरहाल रात को मैं सोया और सुबह उठ के टैक्सी आई, उसमें बैठ के मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था। यहां ये आपको और मैं बता दूं कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे जो मैंने भाड़ा दिया टैक्सी का, वो पिछली बार से काफी कम था। मैंने टैक्सी वाले से पूछा भी कि क्या कोई ये डिफरेंट रास्ता है? उसने कहा, नहीं साहब, एक ही रास्ता है। तब मेरी समझ में आया कि मिस शिरीन ने मुझे टैक्सी कराई थी और मैं उसमें बैठा तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट का राज क्या था। बहरहाल मैं इजिप्ट देश से विदा लेके और लंदन के सफर की तरफ बढ़ रहा था। मन में एक तरफ मैं ये सोच रहा था कि कितना सुंदर देश है मिस्र, कितने सुंदर यहाँ पर इमारतें हैं, प्राचीन धरोहरें हैं और इन्होंने संजो के रखा है। पेपिरस इंस्टीट्यूट, पिरामिड, स्फिंक्स, इजिप्शियन म्यूजियम, तूतनखामन के मकबरे से निकले सामान, उनका रहस्य, और इसके साथ साथ खान अल खलीली जैसा बाजार
जहां सैकड़ों साल से पुश्त दर पुश्त लोग बैठ रहे हैं उन्हीं दुकानों पर और माल बेच रहे हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी, यानी कला संस्कृति तमाम चीजों का एक अनूठा समागम यहां पर है। सुएज नहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जैसे आगरे में कहलाते हैं लपका, उनसे भगवान बचाए। लंदन की यात्रा जहाज में शुरू हो रही थी, उद्घोषणा शुरू हो चुकी थी, और मेरा मन सोचने लगा था कि कैसा वो देश होगा उन लोगों का जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा, और अब वो तिजारत करने आए थे और अब मैं उनके देश में तिजारत करने जा रहा हूं। लंदन के किस्से अगली कड़ियों में होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरा अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को, मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।